कि उनके जो अनुयायी हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो चल रहा है उस पर आज यहाँ चर्चा न केवल यहाँ हो रही है, इस देश के 57 शहरों में आज कांग्रेस के तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबकी अपनी एक विरासत है, हर परिवार की, हर व्यक्ति की, हर संगठन की एक विरासत है। जिनसे हम लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इनकी विरासत मुखबिरी की है, छल कपट की है। हमारी विरासत स्वतंत्रता संग्राम की है और उस संग्राम से जो फल मिला है, जो संविधान मिला है, जो आजादी मिली है, उसको बचा के संजो के रखने। अपनी अपनी विरासत है, अपनी अपनी किस्मत है। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है। उस विरासत का एक जीता जागता प्रतीक नेशनल हेरल्ड अखबार है। 1940 के दशक में नेशनल हेरल्ड अखबार ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वो इस अखबार के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, कैसे इस अखबार को कमजोर करें। और 2025 में वही षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी रच रहे हैं कि कैसे आजादी के इस प्रतीक को खत्म। इतिहास को रोज बदला जा रहा है, आप देख रहे हैं। दिल्ली में तीन मूर्ति में नेहरू जी के नाम पर जो म्यूजियम था उसका नाम बदले। ये रोज नाम बदलेंगे, रोज हमारी आजादी के आंदोलन के जितने नायक थे उनको कैसे खत्म करना है, उनकी याद को कैसे खत्म करना है, ये इनकी साजिश है। हम इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए आज आप सबके दरबार में, आप सबकी चौखट पे नेशनल हेरल्ड की सच्चाई लेकर आए। ये नेशनल हेरल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन, हमारी 3 अखबारें, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं था, क्योंकि सिर्फ अखबार चलाना ही मकसद था, तो लगातार कई नुकसान में रही, दिवालिये की स्थिति में आ गई, तनख्वाहें देने को पैसा नहीं था। मैं तो बहुत करीबी से इसलिए भी जानता हूं कि मेरे जो फादर इन लॉ वो एडिटर थे नेशनल हेरल्ड, और तनख्वाह नहीं मिलती थी, कई महीनों तक नहीं मिलती। तो 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेरल्ड पर आया। कांग्रेस पार्टी ने 2003 से लेकर 2011 के बीच लगातार 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेरल्ड को दिया ताकि वो तनख्वाहें दे सके, ताकि वो लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दे सके। आप सब पत्रकार हैं, आप समझते हैं, आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, तनख्वाहें होती हैं। आज का ज़माना तो EMI का ज़माना है। आप सोचिए, अगर आपको 3-4 महीने तनख्वाह न मिले, 6 महीने तनख्वाह न मिले, तो घर कैसे चलाएंगे, EMI कैसे देंगे। उस दौर से नेशनल हेरल्ड को बचाना कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, संविधान का अनुच्छेद 51 ये जिम्मेदारी हम और आप सब पर डालता है कि आजादी के जितने प्रतीक हैं उनको बचाना हमारा धर्म है। कांग्रेस पार्टी ने वो धर्म निभाया। अब मैं आपको नेशनल हेरल्ड से थोड़ा दूर ले, मैं आपको रुचि सोया पे ले चलूं। रुचि सोया नुकसान में चल रही, पतंजलि ने कैसे उसको टेक ओवर किया, जो उसका ऋण था उस ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, ये तो प्रॉफिट वाले लोग हैं, ये लाभ हानि वाले लोग हैं, ये लाभ हानि वाली कंपनियां हैं, इनको छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यंग इंडियन नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। नॉट फॉर प्रॉफिट, जो आज सेक्शन 8 की कंपनी होती है 2013 के एक्ट के हिसाब से, और 1956 के एक्ट के हिसाब से सेक्शन 25 की कंपनी,
जिसमें लाभ नहीं होता, जिसमें कोई तनख्वाहें नहीं दी जाती, कोई डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर, कुछ ऐसा नहीं उसको कि कोई डिविडेंड मिल जाएगा या कुछ पैसा मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिल सकता। 1 रुपया यंग इंडियन को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, के सारे ऋण अपने ऊपर लिए और उस ऋण को इक्विटी में तब्दील किया, ताकि वो कंपनी सुचारू रूप से वापस से चल सके, अखबार निकल सके, मीडिया की गतिविधियां हो सके। आज वो अखबार चल रही है, लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। ये सिर्फ एक सफल मॉडल है कि कैसे रिवाइव किया हमने इस आजादी के इस प्रतीक। वो कहते हैं साहब घपला हो गया। जहां 1 रुपया का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, जहां 1 रुपया किसी को अर्जित नहीं किया हो किसी ने, और कर भी नहीं सकते, वहां घपला क्या हो। 6 प्रॉपर्टीज हैं नेशनल हेराल्ड की, उसमें से 5 लीज होल्ड हैं। वो अलॉटमेंट इसी शर्त पर हुई थी कि आप इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर चलाएंगे, मीडिया की गतिविधि करेंगे, वो बेच नहीं सकते हो आप। घपला कहां हुआ। और जो 6ठी प्रॉपर्टी है लखनऊ वाली, क्या वो बेची? नहीं, वो फ्री होल्ड, क्योंकि वो अलॉटेड नहीं थी, वो खरीदी गई थी, अर्जित की गई। नेहरू जी ने यहां तक कहा था कि भले आनंद भवन बिक जाए, मैं नेशनल हेराल्ड बंद नहीं होने दूंगा। ये श्रद्धा थी, ये निष्ठा थी, ये कमिटमेंट थी आजादी के इस आंदोलन की माउथपीस। आप चलाइए ना 5 जन्नी और ऑर्गेनाइजर, और बांटिए ना देश को, जैसा आप चला रहे हैं, जैसा आप बांट रहे हैं देश, मंदिर मस्जिद के नाम पर। आप करोड़ों रुपए की विज्ञापन सरकार के 5 जन्ने को देते हो, ऑर्गेनाइजर को देते हो। हमने कहा क्या कि घपला है। आप अपना काम करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप से जितना डरते हैं ना, उतना ही, उससे भी ज्यादा तथ्यों से डरते हैं, फैक्ट्स से डरते हैं। ये फैक्ट्स आपके सामने रखना जरूरी है। 1 साल अगर 9 अप्रैल तक चार्जशीट ये दायर नहीं करते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये केस खत्म हो जाता। तो ठीक 365वें दिन इन्होंने चार्जशीट दर्ज की। हमें नहीं मालूम वो चार्जशीट में क्या, आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, हमें नहीं मालूम, सिर्फ आप लोगों से मालूम पड़ा कि एक चार्जशीट आई। क्या है उस चार्जशीट में, हमें नहीं मालूम। अगर आपके पास इतना कोई ठोस सबूत होता तो आप 365 दिन इंतजार नहीं करते, आप तो तुरंत परेड करवा देते हमारे नेताओं। जब रुचि सोया में घपला नहीं मानते, वोडाफोन में घपला नहीं मानते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक को इसी तरीके से टेक ओवर करता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि ये सब तरीका है, ये कानूनी तरीका है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके किसी दिवालिया कंपनी को बचाना और उसको रिवाइव करके फिर से चलाना। ये एनसीएलटी में तमाम केसेस जो आप चल रहे हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो हमने तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड को जीवित किया, पुनर्जीवित किया, और आज चल रही। इन्हें घबराहट किस बात? हमारा सवाल ये, आप ईडी के माध्यम से जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों से, मुंबई के लोगों से कुछ छिपा नहीं हुआ। यहां से थोड़ा ही दूर, जहां बेचारे हमारे आपके क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस जी बैठते हैं, बगल में उनके एक ऐसा आदमी बैठता है, उनकी कुर्सी पे नजर डालते हुए, जिस पे कुछ साल पहले 70,000 करोड़ के घपले का, घोटाले का आरोप यही ईडी और यही नरेंद्र मोदी लगाते थे। आज बैठे हैं फडणवीस जी के लेफ्ट में, वित्त मंत्री हैं, जिसको कहा कि ये भाई ये बिल्ली खतरनाक है, दूध पी जाती है, उसको दूध की रखवाली में बैठा दिया। तो ईडी पर तो कोई भरोसा अब किसी को रहा। ईडी सिर्फ और सिर्फ एक वसूली गैंग बन गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब इस वसूली गैंग के नोटिस से तो हम डरने नहीं वाले। आप चार्जशीट करो, अभी वर्षाताई बता रही थी मारपीट भी होती है यहां तो अब कांग्रेस के वर्कर्स के साथ। आप चार्जशीट करो, मारपीट करो, कुछ भी करो, कांग्रेसियों को आप अभी जानते नहीं। हम शांत रहते हैं,
लेकिन शांत रहते रहते भी अड़े रहते, पीछे नहीं हटते, झुकते नहीं। क्यों? क्योंकि सच हमारे साथ है, संविधान की ताकत हमारे साथ है और हमारी विरासत हमारे साथ है। इसलिए नेशनल हेराल्ड पर जब भी आपको कोई व्हाट्सएप आए या प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ लीक्स आए, समझ लीजिएगा कि आजादी के एक और प्रतीक पर यह हमला बोल रहे हैं, उससे कम कुछ नहीं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके सवाल। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की बात आपने कही, राहुल गांधी जी ने जो विदेश में कहा कि महाराष्ट्र में अचानक 2-3 घंटे में 40-50 लाख वोटर्स बढ़ गए और पूरे चुनाव सिस्टम और चुनाव व्यवस्था को बताया कि देश में कहीं न कहीं घपलेबाजी चल रही है, उस पर बीजेपी के अलग अलग नेता रिएक्शन कर रहे हैं कि जमीन खो चुके हैं, कई बार हार चुके हैं चुनाव, इसलिए वो शायद बहुत अच्छा सवाल पूछा। देशद्रोही भी कह रहे हैं राहुल गांधी, वो शब्द भी है। अजीब सी बात है, चुनाव के दौरान जब भाजपा से हम सवाल पूछते थे, चुनाव आयोग भाजपा की रक्षा करने आ जाता। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, रक्षा में कौन आया? भाजपा आई। ये रिश्ता क्या है? क्यों देवेंद्र फडणवीस को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? और हमें एक बात बताइए कि 5:30 बजे के बाद 5 बजे के बाद 10% 12% वोटिंग क्या संभव है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? 10-12 लाख लोग 1 घंटे में वोट दे रहे हैं, संभव है? तो अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, तो क्या अपराध कर दिया हमने? दीजिए ना हमें, ये हमारा हक है भाई, आपका कर्तव्य है हमें देना, क्यों नहीं दे रहे? एक बिल्डिंग में 7,000 वोट हैं, सारे मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या ये गलत सवाल है? लोकतंत्र में सवाल सबसे बड़ा हथियार होता है विपक्ष का और मीडिया के हाथ में, और आप जवाब नहीं दें, उल्टा सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें, तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस को कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूं, दीजिए ना जवाब। और अगर चुनाव आयोग पर आपका पहरा नहीं है, आपने उनकी लीश अपने हाथ में नहीं ले रखी है, तो उनको जवाब देने दीजिए। वोटर्स लिस्ट हमें देने दीजिए, हम तो वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं, पिछले 8 महीने से मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही हमें वोटर्स लिस्ट? उनका जो सवाल है कि विदेशों में जाकर कांग्रेस पार्टी देश के संस्थाओं को बदनाम कर रही है। नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर कहते हैं कि घर में शादी है और पैसा नहीं, और हंसते हैं। फिर कहते हैं कि दुर्भाग्य था, लोग मानते हैं कि दुर्भाग्य होता है हिंदुस्तान में पैदा होना, विदेश में ही जाकर कहते हैं। आज की तारीख में, इस जमाने में, इस दौर में, जब सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, कहां क्या बोला मायने नहीं रखता। आज मैं यहां जो बोल रहा हूं वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी सुनाया जा सकता है। तो विदेश में जाकर बोलने की परंपरा तो नरेंद्र मोदी से हम सीख रहे हैं, क्या गलत है बताइए? मुंबई महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी जो है, इसको लेकर बहुत विवाद सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं कांग्रेस की? डिबेट्स चलती रहनी चाहिए, मुंबई में जन समुदाय का डिबेट्स होनी चाहिए, डिबेट्स से नहीं बचना चाहिए, होने दीजिए डिबेट। जैन समुदाय का मंदिर मुंबई बीएमसी से जोड़ा है, इस तरह से जैन समुदाय पूरे देश में आज आक्रोशित है। जो मुंबई की घटना हुई वो सिर्फ मुंबई की नहीं है, विश्व भर से लोग हैरान हैं। न केवल जैन समुदाय का इधर मुंबई में हुआ है, इससे पहले जैन समुदाय का गिरनार क्या आपको मालूम है क्या हुआ? उससे पहले और भी कई जगह जैन समुदाय पर जो अत्याचार इस सरकार के दौरान हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में हो या अलग अलग राज्यों में हो, वो छिपा नहीं। कल ईसाइयों का एक त्योहार था, ईस्टर संडे के दिन अहमदाबाद के पास एक चर्च में हुड़दंगी घुस गए। अरे साहब, उनका त्योहार है, उनकी चर्च में मनाने दीजिए उनको। आप हमारे, मैं हिंदू हूं, मेरे त्योहार के वक्त जाते हैं मस्जिदों के बाहर नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हो साहब? मेरा त्योहार है, मनाने दीजिए, मैं भी मनाता हूं, सब मनाते हैं, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम मनाते हैं। लेकिन किसी और के पूजा घर के बाहर नाचकर थोड़े मनाएंगे हम। और किसी और का त्योहार हो तो उसके पूजा घर में घुस के हुड़दंग मचाते। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो
या हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है? मेरे धर्म को आप बदनाम करने वाले कौन होते? मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख। किसानों ने आंदोलन किया, हमारे भाई बैठे हैं चरण सापरा जी, ज्यादा सिख थे उसमें। अरे साहब ये तो खालिस्तानी है, ये देशद्रोही हैं सब। आपने पूछा ना देशद्रोही, ये शब्द इनका बड़ा प्रिय शब्द है। तो कोई भी कौम इनको पसंद नहीं, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके खिलाफ षड्यंत्र रचना, सबके पूजा घरों में जाकर अपमान करना, ये न मेरा संविधान अनुमति देता है, न मेरा धर्म अनुमति देता है। पवन जी, ऐसे समय में हिंदी को अनिवार्य करना कितना उचित है, जबकि राज्य में 2 भाषाएं ऑलरेडी हैं। कहा यह जा रहा है कि मराठी की जो अस्मिता है, उसकी जो कल्चर है, कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़। देखिए, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं, मैं कोई जवाब दूं और किसी की भावनाओं को आहत करूं, ये अधिकार मैं अपने आप को नहीं देता, इसलिए मैं इस पे जवाब। भाषा को थोपना किसी ऐसे राज्य में जहां पर अभिजात भाषा का, जैसा मैंने कहा, जैसा आप कह रहे हैं भाषा को थोपना, मैं अपना उत्तर भी किसी पर क्यों थोपूं, क्योंकि मैं बाहर का हूं। मैं इन भावनाओं को शायद इतना अच्छी तरह नहीं समझ पाऊंगा जितना वर्षाताई समझ पाएंगी, तो मैं इस पर जवाब दूं और किसी को हर्ट करूं, मेरे को ये मंजूर नहीं। 2014 से हम देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है, और अभी देख रहे हैं क्या होता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो क्विड प्रो क्वो का मामला सामने आया था कि जिन कंपनियों ने हेवी पेमेंट किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, और उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, ऐसा आपका ही आरोप। तो क्या कांग्रेस इसे भूल गई है या कांग्रेस इसको सामने नहीं लाना चाहती? हम तो लगातार बोलते आए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जितना ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने बोला, मुझे नहीं लगता किसी और ने बोला हो। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इनकी अनुमति के बगैर हमें एक लिस्ट नहीं दे पा रही, ऐसे में सिर्फ बोल ही सकते, संसद में भी बोले, बाहर भी बोले, लगातार बोल रहे हैं। वक्त आने दीजिए, जांच भी होगी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, इन्हें मालूम है ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो, पीएम केयर फंड हो, जितने तमाम पोर्ट, एयरपोर्ट, खदान, पावर, डिफेंस, जो इन्होंने किया है वो सबके सामने आएगा, लाया जाएगा। हम 300 पार जब आप हो गए थे तब नहीं डरे आपसे, तो अब तो आप 240 पे हो। 26/11 को लेकर सवाल है, भाजपा के नेता माधव भंडारी है, उनका कहना है कि 26/11 का ये जो पूरा वाकया हुआ उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी का इन्वॉल्व। ऐसे आदमी को पहले गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करनी चाहिए, तुम्हें क्या मालूम किस किस से मिले हुए? ऐसे आदमी का कोई जवाब देना बनता है, बताइए। पवन सर, चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष मोदी 3.0 को लेकर हमलावर है। आज मीटिंग के दौरान एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और वीडियो के अंत में लिखा रहता है यूसीसी अपलोडिंग। आप उसे कैसे देखते हैं? पिछले 11 साल से कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जो इन्होंने उठाया हो जिससे देश को जोड़ सके। सिर्फ और सिर्फ विवाद, सिर्फ और सिर्फ झगड़ा, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। समाज में कैसे वैमनस्य पैदा हो, कैसे मैं सिखों के खिलाफ हूं या ईसाइयों के खिलाफ हूं या मुसलमानों के खिलाफ हूं, क्या इस तरह से देश चलता है? ये 3.0 नहीं है, अब ये 0 है और 0 पे जाने वाला है। आप यूसीसी को डिवाइडिंग बिल मानते हैं? अरे साहब, आप बिना चर्चा के, आपको मैं उदाहरण देता हूं, किसानों के लिए साहब 3 कानून ले आए, बोले इनका भला करना है। किसानों ने कहा भाई हमसे पूछ तो लेते कि हमारा भला हम चाहते भी हैं आपसे इस माध्यम से या नहीं। अग्निवीर ले आए, बोले जवानों का भला करना है, पूछ तो लेते। बिना चर्चा, बिना पूछे, बिना कुछ किए वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड का आया अमेंडमेंट, बोले साहब भला, किसका भला करना है? जिसका भला करना है उससे तो पूछ लो भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज को कैसे बांटना है,
आपके और मेरे ध्यान को कैसे बटाना है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से, जो हालत है देश की, जो बॉर्डर्स पे हालत है देश की, उन सब से हमारा ध्यान कैसे हटाना। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस को सजेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को अपने नेता को कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं उसमें क्या? देखो, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नेता हो, वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी भी वो चलाएंगे, हर पार्टी को कंट्रोल वो करेंगे। लोकतंत्र है, हमारा नेता अगर सवाल उठा रहा है तो हिम्मत से जवाब दीजिए। हम तो सवाल पूछेंगे, हमारा नेता सवाल पूछेगा। और अब हम चुनौती फिर से दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, क्यों डरते? अभी जो है, जब बीजेपी अलग अलग नेशनल हेराल्ड को लेकर के वीडियोज डाल रही है, उसमें कई जगहों पर बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला कि 2000 करोड़ रुपए की काली कमाई और किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट करने के चक्कर। अब बताता हूँ आपको, 5000 करोड़ इन्होंने कहा कि साहब हमारी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज की कीमत है। अपने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख लेते 413 करोड़। और वो भी मैंने आपको जैसा बताया कि 6 प्रॉपर्टीज में से 5 तो ऐसी हैं जो हम बेच भी नहीं सकते। तो कहाँ से 2000, कहाँ से 6000, कभी 6000 बोलेंगे, कभी 2000 बोलेंगे, कभी 4000 बोलेंगे। झूठ तो एक सिस्टम से बोलिए, एक फिगर तो बोल देते। अपने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो पूछ लेते। पवन जी, जिस तरीके से निशिकांत दुबे बयानबाजी करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी कहते हैं जब कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त थे उनके समय में स्पेक्ट्रो द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से वोटिंग कार्ड बनाया गया, और किस प्रकार से देखते हैं निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे तो जो बोल रहे हैं ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से आ रहा है ना, हर महीने आता है, सुना मन की बात। ये नरेंद्र मोदी के मन की बात। उस पार्टी में बिना नरेंद्र मोदी की अनुमति के कोई सांसद, सांसद है, ये जानती है सबको, निशिकांत को भी और सबको, कोई सांसद एक शब्द भी निकाल नहीं सकता। हम तो ये मानते हैं, चलो मान लेते हैं कि निशिकांत ने अपनी तरफ से बोल दिया, तो प्रधानमंत्री जी आप बहुत कमजोर हो चुके हो। अब आपकी पकड़ जो है पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। सांसद खुद बोलने लग गए, नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए इसी दुख में कि साहब मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। ये बोल रहे थे ना मोहन, कंट्रोल करते हैं, अपने सांसदों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप, चले हमारी पार्टी के नेता को कंट्रोल करने। यहाँ के बारे में ज्यादा मैं जानकारी वर्षाताई देती नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ की राजनीति थोड़ी करूंगा, वो तो आप ही करेंगी। तो इन्होंने मुझे बताया अब इसका जवाब वर्षाताई मुझे इसका। सर, बंगाल में जिस तरीके की हिंसा मुर्शिदाबाद में सीएम है ममता बनर्जी को अलग-अलग विजिट्स करने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पहुंची? पवन जी, इसी को ऐड करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग पूछते हो कि इंडिया अलायंस की ये मुख्यमंत्री वहां नहीं गई या ये वहां नहीं गए। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर गया, 2 साल होने वाले हैं, 2 साल। सुना कल सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अमेरिका बिना बुलाए चले गए थे, कुछ साल पहले नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने बिना बुलाए चले गए थे। पूरा विश्व घूम लेंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप किसी दिन, वैसे आपकी गलती नहीं है, आप तो पूछ भी लोगे, मजबूत लोग हो, वो बैठने वाला यहां सवाल लेगा नहीं। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जरूर पूछेगा साहब मणिपुर कब जा रहे? हमने तो टिकट, एयर टिकट भी लेकर देने को कहा, हो सकता है कि नहीं मिल रहा होगा, कुछ होगा, अडानी जी ने मना कर दिया होगा कि वहां की एयर टिकट नहीं दूंगा। हमने कहा हम दे देंगे, जाइए, नहीं माना। पवन जी, चूंकि आप यहाँ पर आए हैं, एक लास्ट सवाल बिहार चुनाव को लेकर है। महागठबंधन में अब तक आप लोग तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पा रहे, क्या वजह है इसके पीछे? अरे साहब, अभी चर्चा शुरू हो रही है हमारी,
अभी मीटिंग हुई, एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। थोड़े दिन पहले अमित शाह ने कहा बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाए। नीतीश कुमार जी समझदार हैं, अगर इशारा समझ गए और नहीं समझे तो उनको बोलो एकनाथ शिंदे से फोन पे बात करें। एकनाथ शिंदे के लिए भी यही कहा था, महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा जाए। आज तक वो ये समझ नहीं पाए कि मेरी अगुवाई में लड़ा हुआ क्या मेरे साथ। तो इसलिए सवाल पूछिए वहां। धन्यवाद। सही आप बोलो। नहीं बोलो बोलो बोलो, आप अभी बोलो। अच्छा नहीं, इधर आ जाओ। भूमि सरकार हुई, कुर्सी एक्सचेंज करने का खेल महाराष्ट्र में बहुत चलता है। हमारे यहाँ स्वेच्छा से होता है। जर आणि तरची उत्तरं काय आता आम्ही देऊ शकत नाही, काय जर झालं आणि तर तुम्ही काय करणार। प्रथमतः असं आहे की या सगळ्या चर्चा आम्ही सुद्धा ऐकतोय, पण पुढे काय होणार हे बघू। काँग्रेस पक्ष हा स्वतः मजबूतीने लढण्याचा जे आहे ते सातत्याने आपण मानता की आपण भूमिका मांडत असतो आणि त्या ठिकाणी काम करत असतो। मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की मी पवनखेडा साहेबांची पूर्ण आता प्रेस कॉन्फरन्स ऐकली आणि ज्या तऱ्हेने त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं, कारण तुम्हालाही माहिती आहे की नॅशनल हेराल्ड संदर्भामध्ये जे मोर्चे निघाले किंवा जे आंदोलन झालं त्यावेळेला जी राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकार जे डबल इंजिन सरकार आहे त्याची जी भूमिका होती ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये दुपटी भूमिका होती। त्यांनी ज्या तऱ्हेने आमच्या आंदोलनाच्या वेळी आम्हाला त्या ठिकाणी आमचं मारहाण करण्याचं काम झालं आणि परवा जे युथ काँग्रेसचं आंदोलन झालं त्याच्यानंतर अजून सुद्धा त्यांना जे आहे ते अजून PC मध्ये त्या ठिकाणी ठेवण्याचं काम झालं, हे बरोबर नाही। आणि ज्या तऱ्हेने त्यांनी आम्हाला मॅन हँडलिंग केलं त्यावेळेला त्याचा या ठिकाणी मी निषेध करू इच्छिते। मी असेल किंवा हिना असेल यांच्या त्यावेळेच्या आंदोलनामध्ये त्यावेळेला कपडे सुद्धा त्या ठिकाणी फाटले। अशा तऱ्हेने शांततापूर्ण निघालेल्या आंदोलनाला त्या ठिकाणी पट्टा लावण्याचं काम डबल इंजिन सरकारने केलं, हे मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे। मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते सातत्याने सत्तेचा वापर केला जातो। आता मला माहिती आहे की एक जण जाऊन सकाळी भेटतो राज ठाकरे साहेबांना, दुसरा जण जाऊन संध्याकाळी राज ठाकरे साहेबांना भेटतो आणि दोघांच्या भूमिका ऐकून तिसरी भूमिका ते जाहीर करतात। त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबद्दल मी कधीच टिप्पणी करत नाही, कारण त्यांची भूमिका काय असते याबद्दल महाराष्ट्र सुद्धा नेहमी सम्राट असतो। कधी सांगणार आम्ही बीजेपीच्या विरोधात उमेदवार उभा करणार नाही, कधी सांगतात आम्ही बीजेपीच्या विरुद्ध सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या संपूर्ण इलेक्शन लढणार, नंतर सांगतात की आम्ही इलेक्शन लढणार नाही। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं। त्यांची सकाळी आणि संध्याकाळची भूमिका बदलत असते। सकाळी एका नेत्याला भेटल्या वेगळी भूमिका असते, संध्याकाळी एका नेत्याला भेटल्यानंतर दुसरी भूमिका असते। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल न बोलता आम्ही इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून आता खरं 3 वाजता सुद्धा एक प्रेस कॉन्फरन्स आहे तुम्हाला माहिती आहे, जी आता आम्ही थोड्या वेळात करणार आहोत प्रेस क्लबमध्ये, ज्याच्यामध्ये उद्याच्या आंदोलन संदर्भात आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहोत। पण तुम्ही मागासपासून एक मुद्दा साहेबांना मांडला की मराठी आणि हिंदी भाषेच्या संदर्भामधला। मैं आता मराठीत बोलू का हिंदीमध्ये बोलू? दोन्हीमध्ये बोलते। पहिल्यांदा मला सांगायचं की साहेबांना की आमच्याकडे आता नवीन राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे। राजकारण महाराष्ट्रामध्ये पहिले सुरू झालं ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगर वर्सेस आदिवासी, पहिलं राजकारण सुरू झालं जातीचं, मग राजकारण आलं धर्माचं। अकबर औरंगजेबापासून सगळ्यांच्या मला माहिती आहे की इतिहासाला कबरीच्या बाबतीमध्ये चर्चा झाली, हिंदू मुस्लिम त्या ठिकाणी सुरू झालं, नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेला दंगल झाली, कर्फ्यू लागला आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दोन्ही धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला। आता नवीन वाद सुरू आहे, काही ठिकाणी बघते मी मराठी वर्सेस गुजरातीचा वाद आहे, बरोबर आहे ना। भैयाजी जोशीने सांगितलं की घाटकोपर जे आहे ते गुजराती असलं पाहिजे, बोललं गेलं पाहिजे। आता नवीन वाद काढलाय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून हिंदी की मराठी, आणि मराठी तर आपली अभिजात भाषा आहे, मराठीबद्दल आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे आणि मराठी भाषा अभिजात व्हावी हे केंद्र सरकारला आम्ही त्यावेळेला संसदेमध्ये मागणी केली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जाहीर केलं। आता हिंदी का मराठी ह्याच्या वादामध्ये आता नवीन वाद त्या ठिकाणी पेटवण्याचं काम राज्य सरकारच्या वतीने झालेलं। मी आजच मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट ऐकलं, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की ही भाषा आम्ही सक्तीची केलेली नाही, त्या ठिकाणी कुठली दुसरी भाषा घेता येईल का या संदर्भामध्ये सुद्धा होऊ शकतं, पण तुम्हाला इंग्रजीचं एवढं प्रेम का इंग्रजी लँग्वेज मी त्यांचं मी पूर्ण प्रीती वाचली बातमी। पण मला त्यांना एक गोष्ट सांगायची आहे की महाराष्ट्रामध्ये राहत असताना मराठीला अभिजात दर्जा दिलेला असताना आणि मराठी आमची अस्मिता असताना
मराठीचं ज्या वेळेला तुम्ही त्या ठिकाणी तिला दुजाभाव देता किंवा तिला कमी लेखण्याचं काम होतं. कारण मधल्या काळामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की एक उत्तर भारतीयाचे आणि एक मुंबईचे एक मराठी माणसं भांडण झालं होतं आणि ते त्यांच्याच पक्षाचे होते. दुर्दैवाने हा नवीन वाद आता सुरू करण्याची सुरुवात केलेली आहे. मुळात त्यांचा प्रॉब्लेम काय, त्यांना महागाई, बेरोजगारी, लाडकी बहीण याच्यावर महाराष्ट्रामध्ये वाढलेले महिलांवरचे अत्याचार, त्या ठिकाणी वाढलेल्या दंगल या कुठल्याच विषयाला उत्तर द्यायचं नाही. सातत्याने हे विषय निर्माण करायचे आणि या विषयावरती चर्चा करायच्या. कधी जातीचा विषय, कधी धर्माचा विषय, आता नव्याने आलेल्या भाषेचा विषय. हे मी सातत्याने राजकारण बघते. त्यामुळे महाराष्ट्रातले मूलभूत जे प्रश्न आहेत, आज मुलांचे स्कॉलरशिपचे प्रश्न आहेत जे मिळत नाही, आज सामाजिक न्यायाच्या विभागाचे डायव्हर्शन चाललेले आहे, आज प्रमोशन म्हणजे लोकांना भरती होत नाहीये, मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रायव्हेटायझेशन चाललंय, पब्लिक सगळ्या सेक्टरला बंद करण्याचं काम चाललंय. मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबद्दल तर मी किती बोलू, न बोललेलं बरं. म्हणजे मिठी रिव्हरच्या पण आता मला वाटतं आहे मिठी रिव्हर का गाळ निकालने के लिए भी अदानी आने वाले और डंपिंग ग्राउंड का कचरा देवनार का उठाने के लिए भी अदानी आने वाले. तो आप समझ सकते हो कि हमारा कहा जा रहा है मुंबई महानगरपालिका. तर मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आणि ते कोणाच्या हातात आहे. आता मगाशी भाऊनी प्रश्न विचारला की पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरांचा कोणाच्या हातात आहे, कोणाच्या हातात मुंबई महानगरपालिका सध्या चाललेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेला कोण चालवते, ते डबल इंजिन सरकार चालवते, हे सगळ्यांना माहिती. 3 वर्षापासून निवडणुका नाही, लोकप्रतिनिधी त्या ठिकाणी नाही आणि त्यामुळे ज्या तऱ्हेने ते आदेश तोडलं गेलं, पूर्व नियोजित होतं. सकाळी 8 वाजता बीएमसीचे अधिकारी, 150-200 पोलीस अधिकारी, जीसीबी, मोठे त्या ठिकाणी अवजार आणून त्या ठिकाणी ते अर्धा तासामध्ये तोडण्याचं काम झालं. आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, 2दा गेलो, आज पण आम्ही जाणार आहे. आणि आमचं म्हणणंच ते की जे मंदिर आहे ते मंदिर त्या ठिकाणी बनलं गेलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मी काल पण सांगितलं, त्याच्या आदल्या दिवशी पण सांगितलं की खासदार निधीमधून फंड द्यायला पण मी तयार आहे. माझी अपेक्षा ही आहे की आज ज्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये राजकारण चालू आहे, ज्याला कधी जातीचा, कधी धर्माचा, कधी भाषेचं स्वरूप दिलं जातं, पण मूलभूत महाराष्ट्राचे जे प्रश्न आहेत याला कुठे ना कुठे बगल देण्याचं काम सातत्याने होत चाललेलं आहे. खरं तर मला कळतच नाही की शालेय शिक्षण मंत्री का बोलत नाहीये. म्हणजे मी दादाजी भुसेंचं कुठं स्टेटमेंट ऐकत नाही. जे स्टेटमेंट मी ऐकते त्यांच्या पक्षाच्या वतीने संजय शिरसाटांची बोलणं ऐकते किंवा आता आज मी मुख्यमंत्र्यांचं बोलणं ऐकलं. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागामध्ये जे मधल्या काळामध्ये दीपक केसरकर असते किंवा हे असतील, हे निर्णय घेत असताना कुठल्याही तऱ्हेचा गृहपाठ केला जात नाही, कुठल्याही तऱ्हेच्या चर्चा केल्या जात नाही आणि अशा तऱ्हेने निर्णय लादले जातात आणि मग त्याच्यावरती अशा तऱ्हेच्या प्रतिक्रिया येतात. अधिवेशन झालं औरंगजेबच्या कबरीवरनं पूर्णतः गाजलं होतं, दुसरे विषय झालेले आहेत. नंतर पुन्हा एकदा एका शंकराचार्यांनी तोच मुद्दा उपस्थित धरलेला आहे की औरंगजेबची जी कबर आहे ती महाराष्ट्रात आतापर्यंत का आहे, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. कसं पाहता त्याकडे? मी त्यांना सांगेन की त्यांनी डबल इंजिन सरकारला हा प्रश्न विचारायला जास्त बरं होईल. खरं तर या सातत्याने हे विषय जे असतात ना, हे विषय ज्यांना काढायचे त्यांना कोण थांबू शकतो, दोन्हीकडे त्यांचं सरकार आहे. पण या माध्यमातून मूलभूत प्रश्नांना बगल द्यायची, काही लोकांना एक अजेंडे दिलेले आहेत, ते सातत्याने हे अजेंडे करतात. महाराष्ट्रात पण कोणाला हे अजेंडे दिलेत, नंतर मधल्या काळात दम दिल्या वाटतं, आता शांत दिसतंय सध्या काही मंडळी. पण या माध्यमातून जे वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न चाललाय, माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की मुंबईला किंवा महाराष्ट्रामध्ये आज तुम्ही बघा, ज्या शालेय शिक्षण विषयात आपण उल्लेख करतोय त्या शाळा सुद्धा आता अदानीला चालल्या. हो, चंद्रपूरची शाळा दिली ना अदानींना. मुळात अदानींना एक जमीन दिली जाते, अदानींना एक त्या ठिकाणी मोठे प्रोजेक्ट दिले जातात, त्यांना शाळा दिली जाते, कोळसा दिला जातो. हे सगळ्या विषयांना बगल द्यायची. आज विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाही, त्या सगळ्या विषयांना बगल द्यायची. लाडक्या बहिणींना पैसे जात नाहीत, त्यांच्यासाठी क्रायटेरिया बदलण्याचं काम करते, त्यांची संख्या कमी करण्याचा चाललेला प्रयत्न त्याला बगल द्यायची. सामाजिक आणि आदिवासी विभागाचे बजेट कसं डायव्हर्ट करायचं त्या विषयाला बगल द्यायची आणि आपण वेगळ्या विषयावर चर्चा करायची. ही भाजपाचा सातत्याने अजेंडा असतो आणि महाराष्ट्रातली जनता इतकी सूज्ञ आहे त्याच्यावरती मला माहिती आहे त्यांना काय संबंध लावला. 26/11च्या या संपूर्ण घटनेमागे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचाच हात असल्याचा आरोप माझा. मला वाटतं त्यांचं सरकार आता किती वर्ष आहे महाराष्ट्रामध्ये, 14 वर्ष. आणि गृहमंत्री कोण आहेत? मला वाटतं की त्यांना याचा देवेंद्रजींवर त्याचा विश्वास नाही आहे. माझं तर म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये जी आज परिस्थिती चालू आहे की ज्या ठिकाणी वाद चालू आहेत, त्यांनी मागणी करायला पाहिजे होती की राष्ट्रपती राजवट लावा महाराष्ट्रामध्ये.
बनाम मराठी का जो विवाद है उसको कैसे देखती हैं? और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को रखा गया है, तो जो लोग अंग्रेजी से प्यार करते हैं उन्हें हिंदी से नफरत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी मराठी में वही बताया कि जब से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में 2014 से सरकार इनकी आई है, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऊपर और नीचे आई है, तब से हम देख रहे हैं कभी शुरुआत में जात का विषय निकला, ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगढ़ वर्सेस आदिवासी, आपको मालूम बहुत सारा है, हलवा को सब बहुत सारी जात के ऊपर चला है ये मैटर कि हर जात के विरुद्ध में एक जात खड़ा करने का काम किया। फिर धर्म का बात चला, जैसे औरंगजेब की कब्र का बात चली, नागपुर में आपको मालूम है बड़े पैमाने पे दंगल हो गई, वहां पे कर्फ्यू लगा, उसके खिलाफ आंदोलन बहुत दिन तक चला। तो उस समय में भी हम यही कह रहे कि कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। अभी नया विवाद आया है भाषा के नाम पे। हमने देखा कि घाटकोपर में कहा गया कि आप गुजराती बोलिए, भैया जी जोशी ने कहा कि घाटकोपर में आए तो गुजराती तो आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। तो ये विवाद भी वापस शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि आपके घर में मांस खाया जाता है क्या, इस विवाद पे विवाद चल गया। अब नया विवाद भाषा के ऊपर आया है, गुजराती वर्सेस मराठी खत्म करके हिंदी वर्सेस मराठी। हम तो कह रहे हैं कि मराठी भाषा जो है वो हमारी जो है वो अस्मिता है, हमारी भाषा है। हमारे को अभिजात दर्जा देने के लिए हमने संसद में उसके लिए प्रस्ताव रखा था और उसको अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। और जितनी समृद्ध भाषा मराठी भाषा है, तो हमारा सबका कहना था कि अचानक ये विषय कहाँ से आ गया। और जिसके विभाग के बारे में चर्चा हो रही है, उस विभाग के मंत्री ने तो उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट हम देख ही नहीं रहे उनकी तरफ से। एकनाथ शिंदे जी के विभाग के जो मिनिस्टर है, वहां से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो संजय शिरसाट जी का है। वो संजय शिरसाट जी है, वो सामाजिक न्याय मंत्री है। मैंने आज मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कंपलसरी नहीं है, मराठी भाषा है वही हमारी अभिजात भाषा है, वही हमारी बोली भाषा है, वही हमारी जो है माध्यम रहेगा सबके साथ भाषा बात करने के लिए, रखने सीखने के लिए। साथ साथ में इंग्लिश के लिए आपको ये क्यों है, जैसे सबको पता है कि इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, हिंदी के प्रति किसी की कम या ज्यादा होने की बात नहीं है। लेकिन सवाल ऐसा है कि आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते कोई भी निर्णय लेने से पहले भी आपने देखा होगा दीपक केसरकर जी थे, वो भी मिनिस्टर थे, या अभी दादाजी भूसे मिनिस्टर है। ये दोनों जो मिनिस्टर हैं जब भी कोई निर्णय लेते हैं उसका कोई गृहपाठ नहीं करते। पहले आपको मालूम होगा कि पहले मिनिस्टर ने कहा कि किताब के पीछे आप लोग पन्ने लगाएंगे, फिर कहा कि सेंट्रल माध्यम से ड्रेस का जो है परचेसिंग होगा। लेकिन आपको मालूम है 1-1.5 साल तक वो ड्रेस बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ भी निर्णय लेते इन्होंने कहा कि हम सीबीएसई सिलेबस बनाएंगे। अरे आप बनाने से पहले आपको चर्चा करनी चाहिए, आपको एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसके बीच में मुझे एक चीज समझ में आई है कि कभी धर्म पे बात करो, कभी जाति पे बात करो, कभी भाषा पे बात करो, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं महाराष्ट्र के आज उनके ऊपर बगल करो। आज महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति क्या है मुझे बताइए। महिला अत्याचार में महाराष्ट्र जो है वो 1 नंबर पे है, बाल अत्याचार में जो लड़के और लड़कियां के उसमें 2 नंबर पे है। हम महाराष्ट्र जो है पहले क्या था, आज हमारी परिस्थितियां क्या है। आप बम्बई में देखिए सड़कों में आजकल गोलियां चल रही है। आज बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक ही आदमी को जा रहे हैं। जो स्कूल एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, चंद्रपुर का स्कूल अदानी को दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं जमीनों की जमीन अदानी को देने की बात हो रही है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मिट्टी रिवर का पूछ रहे 1 महीने से, उसका गाँव मतलब उसका ये कौन निकालने वाला कीचड़, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। देवनाथ का कचरे के लिए अभी नया टेंडर निकलने वाला है, अभी पत्रकारों को बोल रही हूँ। वो कौन किसको मिलने वाला है, रॉयल्टी तो छोड़िए, वो कचरा निकालने का भी टेंडर अदानी को मिलने वाला है। तो सड़क उनकी सब कुछ उनको जा रहा है। इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए वो क्यों नहीं आते। दुर्भाग्यवश इस सब मुद्दों को बाजू में, मैंने आज सुबह पढ़ा कि मुंबई के स्कूलों की अवस्था के ऊपर आज बड़ा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। मुंबई महानगर पालिका का बजट कितना है, कई देशों के बजट जितना बजट है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये किसकी सरकार है मुंबई महानगर पालिका में, ये डबल इंजन सरकार चल रही है। 3 साल से इलेक्शन नहीं है। तो मूलभूत विषय पे बात कीजिए। मुंबईकर को हम सड़क की मुहिम किए, हम अस्पताल की मुहिम बोल रहे, हम जो है वहां के अलग चीजों की कर रहे। और इसीलिए मेरा इतना ही कहना है कि सभी लोगों को वो 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगे उनके साथ होने वाले में। तो मैं आप सभी को यही विनती करूंगी, क्योंकि 3 बजे हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की तरफ से है जो प्रेस क्लब में होने वाला है, जिसमें आप जो कानून की बात करें, जन आंदोलन हम लोग करने वाले कल, उसके बाद हम वहां पे करेंगे। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि मुंबई कर की मूलभूत, मुंबई उधर को पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर ने बीच में आपको मालूम है कि बंद करने का निर्णय लिया, किसके कहने पे किया, ऊपर वाले सरकार के कहने के ऊपर। तो ये सब चीजें मूलभूत है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। जो आपने भाषा की बात कही, तो गौतम अदानी को मराठी में भी अदानी कहेंगे और हिंदी में भी अदानी कहेंगे, ये मत भूलना।
तो ये सब आपका ध्यान बटाया जा रहा है ताकि अदानी को काम देते रहे। बस। जब भी आपसे बोले हिंदी या मराठी बोलना, अदानी को मराठी में क्या कहते हैं? नहीं साहब, जय